मैं पुलिस के काम को जनरली काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। मेरा ये मानना है कि बहुत से ऐसे लॉ के प्रोविजंस हैं, बहुत से ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो पुलिस अथॉरिटीज़ को, पुलिस ऑफिसर्स को, ख़ास करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, जो किसी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए। इससे वो अपने कलेक्ट किए हुए एविडेंसेस को और इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर उनको पता होगा कि कोर्ट उसको कितनी वैल्यू देगा, जो ये एविडेंसेस कोर्ट में पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ उनको ये भी पता होगा कि कहीं वो कोई ऐसा स्टेप ना ले ले जिसके वजह से उनकी इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़े। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ मैं किसी भी पुलिस ऑफिसर को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सजेस्ट करूंगा करने के लिए, वो ये है कि इंडियन पेनल कोड के अंदर, भारतीय दंड संहिता के अंदर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, आपको उन्हें याद करना है। देखिए, इंडियन पेनल कोड के अंदर टोटल 511 सेक्शन है, 511 सेक्शंस हैं, लेकिन आपको ये सारे सेक्शंस नहीं याद करने हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सबसे ज्यादा कमिट होते हैं। आपको दो लिस्ट तैयार करना है, उन ऑफेंसेस की जो सबसे ज्यादा आपके यहां रिपोर्ट हो रहे हैं और उन ऑफेंसेस की जो ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो। अब उस ऑफेंस या सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। सबसे पहली चीज, उस ऑफेंस का सेक्शन नंबर क्या है, उस ऑफेंस के एसेंशियल्स क्या हैं जो उस सेक्शन में बताए गए हैं, यानी क्या होने से ये ऑफेंस बनेगा। इसके साथ साथ आपको उसकी पनिशमेंट याद करनी है कि उसके अंदर कितनी पनिशमेंट बताई गई है। उसके साथ साथ आपको यह देखना है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यह याद रखना कि सेक्शन नंबर, उसका एसेंशियल, उसकी पनिशमेंट, और यह देखना कि ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। क्योंकि ये जानने के बाद ही कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, आपको ये पता चल जाएगा कि अब आगे का क्या प्रोसीजर आपका बनेगा। क्योंकि जैसे ही आपको यह पता चलता है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो वहां पे आपके पास एक एब्सोल्यूट पावर है कि आप बिना किसी कोर्ट के या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर उस ऑफेंस को रजिस्टर करके उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो। और अगर जरूरत पड़ी तो उसके अंदर आप सर्च कर सकते हो, सीज कर सकते हो और अरेस्ट भी कर सकते हो। पर जैसे ही आपको यह पता चलता है कि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी के अंदर आपको मना किया गया है कि आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। अब आप यहां पे ये सोच रहे होंगे कि हम ये पता कैसे करेंगे कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। देखिए, इसके लिए आपको सीआरपीसी खोलना पड़ेगा। सीआरपीसी के अंदर जब आप पीछे जाएंगे बेयर एक्ट में, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं। उसके अंदर बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। इसीलिए जब आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। नॉन कॉग्निजेबल के लिए सेक्शन 155 सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। देखिए, अब अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है या कोई रिपोर्ट आती है जो ये डिस्क्लोज करती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो आपकी ये मैंडेटरी ड्यूटी होगी कि आप एफआईआर रजिस्टर करें अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में। आप वहां पे रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, आप मना नहीं कर सकते हो एफआईआर लिखने से। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इसके ऊपर, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में। हाँ, वहां पे आप रिफ्यूज कर सकते हो किसी भी रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने से जहां पे आपको कोई रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो प्योरली सिविल इन नेचर है, या आपको लगता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो सेक्शन 155 पिक्चर में आ जाएगा। या आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट दे रहा है ये इंफॉर्मेशन क्रेडिबल वन नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। या आपको लगता है कि कोई बहुत छोटा सा मामला है, इसको एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है। या आपको लगता है कि वो रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम बार्ड है। याद रखिएगा कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर किसी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है या किसी कंप्लेंट को लॉन्च करता है, तो उसके बाद चैप्टर 12 जो है सीआरपीसी का, वो पिक्चर में आ जाता है। चैप्टर 12 जो है सीआरपीसी का, ये स्टार्ट होता है सेक्शन 154 से लेके 176 के बीच में ये डिस्कस है। इसके अंदर बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के पास क्या क्या पावर होगा, कैसे वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद किस तरह से वो अपनी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। ये पूरे इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस है। तो अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आपको ये जो चैप्टर 12 है सीआरपीसी का, इसके एक एक सेक्शंस जो है अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए, अब इसके बाद स्टेज आती है इन्वेस्टिगेशन की। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2H के अंदर डिफाइन किया गया है।
याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाता है। अब हमने आपको ये बताया था कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये एक एब्सोल्यूट पावर होता है पुलिस का कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के ऑर्डर के। चाहे कितना भी सुपीरियर मैजिस्ट्रेट होगा, उनके इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सिर्फ उस जगह पे इंटरफेयर कर सकता है जहां पे पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता क्या क्या चीजें हैं, देखिए, इस इन्वेस्टिगेशन का मेन मकसद होता है सबूत को कलेक्ट करना, एविडेंसेस को कलेक्ट करना। तो इसके लिए पुलिस क्या करती है, जो स्पॉट होता है वहां पे विजिट करती है, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उनको जानने की कोशिश करती है, एविडेंसेस को कलेक्ट करती है। किस तरीके से, जो अक्यूज्ड बना है, जो उसके अंदर आरोपी है, उसको एग्जामिन करके और दूसरे लोगों को एग्जामिन करके उनके बयान को रिकॉर्ड करके, और अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर है उसको अरेस्ट भी कर सकती है। याद रखिएगा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस के पास पावर है कि वो बिना किसी वारंट के और ऑर्डर के सस्पेक्टेड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकती है। ये नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर वो पावर नहीं है उसके पास। और अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होता है तो पुलिस सर्च भी कर सकती है, चीजों को सीज भी कर सकती है ताकि उनको ट्रायल में प्रोड्यूस किया जा सके। और लास्ट में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की एक ड्यूटी ये भी होती है कि वो एक ओपिनियन फॉर्म करे कि क्या ये केस फिट है कि इसको ट्रायल के लिए भेजना चाहिए कोर्ट में। अगर उसको लगता है कि हाँ ये केस बन रहा है जिसको ट्रायल के लिए कोर्ट में भेजना चाहिए, तब वो चार्जशीट फाइल करने के लिए आगे स्टेप लेगी। और याद रखिएगा कि अगर कोई अक्यूज जो है अपने जुर्म को आपके सामने कबूलता है, यानी आपके सामने किसी क्राइम को कन्फेस कर लेता है, मान लेता है, तो याद रखिएगा कि कोर्ट के अंदर पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया हुआ कन्फेशन जो है वो मान्य नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। तो उस जगह पे आपको क्या करना होगा, आप उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए ताकि 164 सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। तो ये एक जनरल पावर है पुलिस का जिसके अंदर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस किसी केस को रजिस्टर कर सकती है और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। इसी के साथ साथ पैरेलल में याद रखिएगा कि मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है। अगर किसी केस के अंदर आपने मना कर दिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो आपको डायरेक्ट कर सकता है किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। एक तो सेक्शन 155 सीआरपीसी के अंदर बताया गया है, जहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वहां पे मैजिस्ट्रेट आपको डायरेक्ट कर सकता है। प्लस अगर मान लीजिए कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे भी मैजिस्ट्रेट सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर आपको ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके साथ साथ मैजिस्ट्रेट आपको सेक्शन 159 पे भी डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस रिपोर्ट पे जो सेक्शन 157 के अंदर भेजी गई थी जहां पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। और मैजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर होता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसके बाद वो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 के अंदर। प्लस मैजिस्ट्रेट प्राइवेट कंप्लेंट, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास मूव कर जाता है तो वहां पे भी मैजिस्ट्रेट आपको डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब इस टॉपिक को हम कई पार्ट्स में कवर करेंगे जो पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव अ गुड डे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी।